आज मेरे साथ एक किसान है, मुरैना, जिला मुरैना है, एमपी। आनंद शर्मा नाम है इनका। और ये बेसिकली जीवामृत लेने आए हैं और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं और मैं किसानों से कहता हूं कि खेती में आपके दिमाग में नाना प्रकार के प्रश्न आने ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न नहीं आएंगे, लोग बताते रहेंगे, तुम हाँ हाँ करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए बताइए क्या प्रश्न है। सर नमस्कार। पहला प्रश्न ये है कि जब अन्नदाता है, अन्नदाता जब दाता ही है तो खरीदार क्यों है? जब वो बाजार को अपना माल सप्लाई कर रहा है फिर भी वो खरीदार है, ऐसा क्यों है? अज्ञानता। देखिए, आज जो भी व्यक्ति परेशान है, किसान है, मजदूर है, जो कोई परेशान है, उस परेशानी का कारण है कि अपने प्रोफेशन में अज्ञानता। तो खेती क्या है किसान नहीं जानता। पहले जानते थे किसान भाई खेती, जब वो खेती जानते तो प्रसन्न थे। अब क्या हुआ कि खेती का मतलब किसान समझता है कि धान गेहूं की खेती या चने की खेती। जिनको जैसे संसाधन हैं, जैसे अवसर हैं, उस प्रकार की खेती करते हैं। कहीं आलू ही आलू हो रहा है, कहीं गन्ना ही गन्ना हो रहा है। मोनोक्रॉप, मोनोकल्चरिंग। तो जो मोनोकल्चरिंग करेगा वो परेशान रहेगा। कारण उसका ये है कि खेती हम करते हैं प्रकृति की व्यवस्था में, और खेती का नाम है जमीन। कहाँ करेंगे खेती? कोई भी करेंगे तो जमीन में करेंगे। फसल को पानी चाहिए यानी जल, जंगल चाहिए यानी कि खेतों की मेड़ों पर पेड़, जीव चाहिए, जीव का मतलब हुआ पालतू पशु और जैव विविधता। खेत में नाना प्रकार की चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खी, मेंढक, केंचुए, और घर में पालतू पशु। तो जमीन, जल, जंगल और जीव, इनका मैनेजमेंट करना जन को, इंसान को। हम जन हैं, ठीक है ना? पहले लोग ऐसा करते थे। इधर क्या हुआ हरित क्रांति के बाद? हरित क्रांति एक मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाया लोगों ने कि पैदावार बढ़ानी। एक ही लक्ष्य था, पैदावार बढ़े। तो पैदावार बढ़ाने के लिए हमने ये नहीं सोचा कि पैदावार कम क्यों हो रही है। जैसे लोग कहते हैं कि 17वीं शताब्दी 1950 के दशक में देश के पास 60 मिलियन टन खाद्यान्न था। आज 300 मिलियन टन है। आज 300 मिलियन टन है। आपको पता है आज़ादी के बाद हमारे देश में जो आज 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, केवल 6 करोड़ हेक्टेयर में खेती की जा रही थी। सिंगल क्रॉप 6 करोड़ हेक्टेयर में। और आज कितनी खेती की जा रही है? 14,000 ना, आज डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, यानी नेट जो कल्टीवेटेड एरिया है वो करीब 22-23 करोड़ हेक्टेयर है। जब हम 6 करोड़ में खेती करते थे तो 60 मिलियन टन था। अब आज हम 24 करोड़ में खेती करते हैं तो 6 चौका 24, तो 250 मिलियन टन तो ऐसे ही हो गया। एरिया ज़्यादा कवर कर लिया ना हमने। तो प्रारंभ में क्या हुआ कि हरित क्रांति में कि उन्नतशील बीज बोइए, बेसिकली गेहूं और धान बोइए। दलहन तिलहन की बात नहीं की कभी किसी ने। गेहूं और धान पर फोकस ज़्यादा हुआ तो गेहूं धान की खेती ज़्यादा होने लगी। फिर और क्या हुआ, गेहूं धान को पानी की डिमांड बहुत है, तो ज़मीन में बोरिंग करके जो है हम ग्राउंड वाटर का दोहन करने लगे। गेहूं धान की पोषक तत्वों की डिमांड ज़्यादा है, तो यूरिया डीएपी प्रचलन में आ गए। और क्या हुआ, धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चला मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन कब खिसक गई। ज़मीन खिसकने का मतलब है
मैंने बोला जमीन की फर्टिलिटी का मैनेजमेंट, वर्षा के पानी का मैनेजमेंट, जंगल का मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का मैनेजमेंट, हम सारे मैनेजमेंट भूल गए, केवल इस बात पर लग गए कि पैसा कहाँ से आएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, पैसा आए। प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फिर प्रोडक्शन चाहे बेशक वो खाने लायक ना हो, ठीक है ना, न्यूट्रिशन वगैरह ना हो। हाँ। लेकिन तो किसान इसलिए घाटे में है क्योंकि उसकी लागत, जो फसल उगा रहा है, देश को बेशक 300 मिलियन टन खाद्यान्न मिल रहा है, व्यापारियों का भला, सबका भला, किसानों के साथ बिजनेस करने वाले, यूरिया के, डीएपी के, फंजीसाइड के, रोटावेटर के, कृषि यंत्रों का व्यापार करने वाला, सबका भला, आड़तियों का भला, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भला, किसान का घाटा। क्यों? किसान का घाटा है। किसान की लागत इतनी ज़्यादा लग गई लागत ज़्यादा। कि प्रोडक्शन लागत के अनुरूप नहीं है, ठीक है ना, और बाजार में उस फसल का मूल्य भी लागत के अनुरूप नहीं है। हाँ। इसलिए अन्नदाता किसान कर्ज में डूब गया। अब बताइए। तो सर, हाँ, जैसे जो कर्जदार किसान है, यह जो अन्नदाता है, उसे प्रॉफिटेबल खेती या हाँ। लाभदायक खेती कैसे बना सकते हैं? लागत कम करके, प्रोडक्शन बढ़ाकर, हाँ। और जो प्रोडक्शन है उसे उचित मूल्य पर बेचकर, इसमें मतलब गैप लाकर हम मतलब उसकी आमदनी को कैसा बढ़ा सकते हैं? देखो सुनो कि खेती एक समझदारी का विषय है। समझदारी क्या है? जैसे खेती अपने लिए की जाती है, किसके लिए? अपने स्वयं की। पहला काम है खेती की परिभाषा है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें हमारे परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं और जमीन की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अब जमीन की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं। जैसे अभी किसान क्या कर रहा है, धान बोया, गेहूं बोया। अब धान गेहूं उसके पास है, उसको दाल खानी है, उसको तेल खाना, उसको दूध खाना, उसको सब्जी खाना, उसको फल खाना है, उसके पास नहीं, बाजार से खरीदेगा। कुछ किसान ने गन्ना केवल किया, तो गुड़ तो नहीं खाएगा, सही है। तो उसको गेहूं भी खरीदना है, चावल भी खरीदना, दाल भी खरीदना, तेल भी खरीदना, सब्जी सब खरीदना। सब खरीदेंगे। कुछ किसान केवल आलू बोएगा, तो उसको गुड़ भी खरीदना और भी सब्जियां खरीदनी, सब कुछ खरीदना, ठीक है ना। हमने देखा कि मुझे मैक्सिमम भोजन का ज़्यादा हिस्सा रोटी का है, तो रोटी कहाँ से आएगी? तो खरीफ में ज्वार बाजरा की खेती करना, रबी में जौ की खेती करना, गेहूं की खेती करना, रोटी का मैनेजमेंट। खरीफ में उर्द मूंग की खेती करना, उस सीजन में चना मटर मसूर की खेती करना, दालों का इंतजाम। इधर तिल की खेती करना, अरंडी की खेती करना, उधर सरसों की खेती करना, तेल का इंतजाम। कुछ पेड़ लगाना, चिड़ियों का इंतजाम, लकड़ी का जलाने वाली लकड़ी का इंतजाम, धरती का प्रोटेक्शन। कुछ पक्षी भी आ जाएंगे जो इंसेक्ट को मारेंगे, खाएंगे। तो पशुपालन, ताकि फसलों का अवशेष जो अभी आग लगा देते ना, जैसे लोग कहते हैं पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, पराली तो जलाएगी दुनिया। क्यों? पशु नहीं है। जिसके पास 10 एकड़ 5 एकड़ गेहूं का फसल है और वो आग लगाता, क्यों लगाता? क्योंकि अगर उसके पास 10 भैंसियाँ होती तो क्यों आग लगाता? तो पशुपालन नहीं है। लेकिन सर, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि मतलब बताते हैं लोग कि आग जलाने से वो जो जमीन के बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, ऐसा मतलब क्या सही है ये? तो मैं तो कहता हूँ कि ये जमीन जो फसलों का अवशेष है, फसलों का अवशेष नहीं, जमीन कहती है कि तुम मुझसे चाहे कुछ भी ले लो, जो लिया है, जब तुम्हारे उपयोग की चीज़ ना रहे तो उसको वापस कर जाओ। जैसे भूसा पशु ने खाया, अब गोबर तुम्हारे उपयोग का नहीं है, खेत को वापस कर जाओ। आपने रोटी खाई, आप लोटा लेके खेत में चले जाओ। जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो खेत को वापस कर दो, तो खेत में कोई फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है, खेत मजबूत है। अब हमने पशु नहीं पाले, भूसे में आग लगा दिया, अपने लिए सुलभ शौचालय बना लिया, खेत को क्या मिल रहा है? यूरिया डीएपी। कब तक डालोगे? अच्छा सर, ये बताइए कि ये डीएपी और यूरिया है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? मतलब सॉइल में क्या, मतलब सॉइल में मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या है? देखो सुनो, सॉइल के लिए। रुक जाओ। यूरिया और डीएपी के साइड इफेक्ट नहीं है, पहले बात समझना।
ऑर्गेनिक कार्बन ना डालने के साइड इफेक्ट हैं। जैसे अभी एक सोशल मीडिया में यूरिया डीएपी के साइड इफेक्ट हैं। यूरिया डीएपी का साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ दूसरी चीज़ों का, अज्ञानता का साइड इफेक्ट है। यूरिया डीएपी अगर आवश्यकता के अनुसार थोड़ी सी मात्रा में कभी ज़रूरत हो, थोड़ी सी मात्रा में, लिटिल क्वांटिटी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी खेती में हम पूरा यूरिया डीएपी के ही भरोसे हो गए। जैसे शरीर में नमक का क्या साइड इफेक्ट है? कोई नहीं, नमक जरूरी है? लेकिन नमक आप दाल में ज़्यादा बढ़ा लो या नमक की फंकी मारो तो साइड इफेक्ट है। किसी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट जिनका है उनकी कोई बात नहीं करता। जैसे अभी प्राकृतिक खेती शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि यूरिया डीएपी को आगे कर दो। यूरिया डीएपी का साइड इफेक्ट, पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट है, उनकी कोई बात नहीं करता। पेस्टिसाइड को फिर एक तरफ बचा के ले आओ, यूरिया डीएपी का नाम लगा दो कि यूरिया डीएपी के बहुत साइड इफेक्ट है। तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, अभी जिन किसानों ने मूंग की फसल बोई थी उनका मूंग जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर नहीं खरीदा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ? एमएसपी पर जो मूंग थी ना सर, हाँ, वो खरीदी गई है। हाँ, उन्होंने मना कर दिया कि हर्बिसाइड्स डाले गए मूंग। हाँ, हाँ। तो ऐसा मतलब क्या? देखो सुनो, सरकार किसी गरीब को मूंग तो नहीं बांटती, चावल गेहूं बांटती है। अब मूंग अगर किसानों ने ज़्यादा उगाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है मूंग का एक्सपोर्ट होगा। अब जब आपने ज़्यादा हर्बिसाइड डाले हैं तो मालूम है क्वारंटाइन में मामला फंस जाएगा, बाहर नहीं जाएगी, तो सरकार ने नहीं खरीदी। कई बार चावल सरकार नहीं खरीदती है जब ज़्यादा पेस्टिसाइड पड़ जाता है। जो चीज़ सरकार को बाहर भेजनी है, जो बाहर पास ही नहीं होगी, क्वारंटाइन में फंस जाएगा, उसकी जांच होगी, पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट निकलेंगे, सरकार क्यों खरीदेगी? मतलब अगर कंट्रोल्ड लेवल पर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड डाले जाएं तो क्वालिटी, ये कंट्रोल लेवल पर होते ही नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं कि कंट्रोल लेवल पर डालिए, ये डालने ही नहीं है, डालने ही नहीं। ये यूरिया डीएपी को हम कह सकते हैं कि मिनिमम डोज डाली जाए। अब हर्बिसाइड आप डोज कम करोगे तो वो खरपतवार नहीं मरेगा, उसकी तो ऑप्टिमम डोज ही डालनी पड़ेगी, मैक्सिमम थोड़ा बढ़ा के। ठीक है ना। ऑप्टिमम में भी नहीं मर रहा है तो थोड़ा हम बढ़ा के डालते हैं, चाहे फंजीसाइड की हो चाहे इंसेक्टिसाइड की हो। सर जैसे ऑर्गेनिक कार्बन है, तो कभी कभार मैंने आपकी वीडियो देखे हैं तो उसमें आप बोलते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन 1 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें यूरिया भी नहीं डालना है। जैसे अभी आपका जीवामृत है, हाँ, तो आपको ये बोल देते हैं कि अगर मेरा जीवामृत आप डालते हैं, हाँ, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, हाँ, 1 एकड़ या 1 बीघा के हिसाब से जितनी मात्रा में, हाँ, अगर उतना आप डाल देते तो हम डीएपी मतलब बिल्कुल DAP नहीं डालते। देखो सुनो, उसके बाद यूरिया आपको डालना पड़ेगा, जब तक ऑर्गेनिक कार्बन 1 ना हो जाए। एक ना हो जाए। क्यों? ऐसा है, क्यों है? फसलों का भोजन क्या है? फसलों का भोजन है जीवांश, ठीक है ना। जब पोषक तत्वों का विज्ञान ही नहीं था, एक समय था ना जब कोई नाइट्रोजन नहीं जानता था, तो भी यहाँ वनस्पतियाँ जिंदा थीं, अच्छी पैदावार देती थीं, स्वादिष्ट थीं और बहुत पौष्टिक थीं। जब से पोषक तत्वों का विज्ञान आया तब से ही फसलों को दिक्कत है, ठीक है ना। तो बेसिक भोजन क्या है? जीवांश। जीवांश बनेगा कार्बन से, कार्बन बनेगा कार्बनिक पदार्थ से। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी जो बोला, गाय भैंस का मतलब पशुओं का मलमूत्र डालिए, फसलों के अवशेष डालिए, खरपतवार बीडीसाइड से मत डालिए, यही कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ जब खेत में पड़े रहेंगे, बारिश के समय में वर्षा होगी तब ये कार्बन बनेंगे, और जब कार्बन बनेंगे और जीवाणु, मेरे जीवामृत वाले जीवाणु हैं, मतलब मेरे नहीं है ये, अच्छा, ये प्रकृति के हैं, मैं प्रकृति से लाया, इनको प्रोपोगेट किया, आपको दे रहा हूँ। तो जंगल के जीवाणु जब ज़मीन में होंगे तो उस कार्बन को अपना भोजन बनाएंगे, फिर ये मरेंगे,
मरने के बाद जो जीवांश है वही फसलों का भोजन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि फसलों का जीवांश जब फसलों को मिलेगा तो कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, और ज़मीन रिच होगी तो कोई भगवान कसम बीमारी ही नहीं लगेगी। खेतों की मेड़ पर पेड़ होंगे तो पक्षी होंगे तो कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा, और अगर घर में पशु होंगे तो खरपतवार समस्या नहीं, खरपतवार एक वरदान है। हाँ, मेरा अगला प्रश्न ये है सर आपसे कि जैसे जीवांश बना हाँ, तो वो जड़ों में किस माध्यम से जाता है? उसका मतलब मीडियम क्या है? मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया है नहीं सुनो, या माइक्रोब्स तो माइक्रोब्स माने एक नैनो पार्टिकल्स, एक माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रोब्स माइक्रो पार्टिकल्स है, और एक माइक्रो पार्टिकल्स। जैसे आटे का जो एक पार्ट है वो माइक्रो है, और माइक्रोब्स माइक्रो है, और नैनो का मतलब है जो चीज़ सॉइल में डिजॉल्व हो जाए, घुलनशील हो जाए। तो जीवांश जो है घुलनशील है, जीवांश अब नैनो पार्टिकल में, तो वो जड़ ले लेती है। और चूंकि वो जीवांश से बना है, जीवाणुओं ने कार्बन खाया है, कार्बन में सारे पोषक तत्व थे, तो जीवांश में भी सारे पोषक तत्व हैं, तो कंप्लीट डाइट मिलती है फसलों को जीवांश से। फिर हम कहते हैं कि हमको नहीं पता है कि पोषक तत्वों का विज्ञान क्या, नहीं पता, तब भी जमीन में है। जैसे जब ये कोई नहीं जानता था कि आदमी को कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना मिनरल, कितना फैट लेना चाहिए, जैसे आदमी की भी तो डाइट बता दी डॉक्टरों ने आजकल, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, इतना प्रोटीन। जब ये कोई जानता ही नहीं था तो आदमी पहलवान था। और जो लोग ये चिकित्सा विज्ञान का जान गए हैं, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना विटामिन, तब से वो कमजोर है। उन्होंने धंधा शुरू कर लिया एक तरीके से। एग्जैक्टली टोटल काम इस संसार में धंधे के लिए हो रहा है। किसानों के साथ धंधा, इंसान के साथ धंधा, और कौन कर रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ने लिखने के बाद जब लोग कारपोरेट सेक्टर में चले जाते हैं, सरकारी सेवा में आ जाते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्री डाल लेते हैं, तो क्या करते हैं? वो गरीब का शोषण ही करते हैं, ठीक है ना। तो गरीब को चाहिए, किसान को चाहिए, जो मिडिल क्लास के हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको चाहिए कि मैं इस संसार का, इस प्रकृति का सिस्टम समझूं, भगवान की व्यवस्था को मैं जानूं, और भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीऊं। जैसे जो संस्कृति शब्द है ना, संस्कृति और संस्कार, अब लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। बोले हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हम पूछें किसी से, बुद्धिजीवी से, जरा बताओ संस्कृति क्या है? बोले संस्कृति वही जो अपनी संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी तुम्हें? कौन से संस्कार? तो मूल भूल गए। क्या है कि संस्कृति का मतलब होता है कि ये जो हमको आँखों से दिख रहा है ना, जब जमीन, नदी, नाले, झरने, पहाड़, वनस्पतियाँ, जीव, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, ये हमारी संस्कृति है। और संस्कार क्या है? इन सब को सुरक्षा प्रदान करना। वनस्पतियाँ बनी रहें, जीव बने रहें, पक्षी बने रहें, जलचर खूब मुस्कुराएं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामय, ये मेरा संस्कार है। क्या? सर्वे भवन्तु सुखना। आज क्या संस्कार है? भाई का मर्डर कर दे रहे हैं, औरत जो है आदमी का मर्डर कर दे रही है, वो बाप का मर्डर कर दे रहा है, वो उसको लूट ले रहा है, उसको लूट। आज की तारीख में सबको गांधी छाप नोट चाहिए, कागज़ का नोट चाहिए। कागज़ के नोट के पिए अगर वो मिल जाए तो फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। जो लोग किसान के साथ बिजनेस कर रहे थे उनको भी कागज़ का नोट चाहिए, और किसान भी उसी लालच में फंस गया। हमको भी कागज़ का नोट चाहिए। अब कागज़ का नोट तो सबको नहीं मिल सकता, तय है। जो होशियार होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, और जो कम होशियार होगा उसका लोग छीन लेंगे। तो अभी तो किसान को लालच दिया, लालच दे कि तुम्हारी 1 लाख की होगी, तुम्हारी 4 लाख की होगी, तुम्हारा इतना पैदावार हो जाएगा, फिर तुम्हारा पति हो जाओगे, फिर लखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। तो क्या किया उसने? दबा के पेस्टिसाइड, दबा के फर्टिलाइजर, दबा के बोरिंग, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े यंत्र, ये सारी चीज़ें संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं। फर्टिलाइज़र हमारी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं, पेस्टिसाइड हमारी बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं,
और बोरिंग हमारी ज़मीन के नीचे के भूगर्भ जल को लूट रही हैं, तो हम भगवान को ही लूट लेंगे तो क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। तो सर मैंने जो वीडियो आपके देखे थे उसमें मुझे 3 ही चीज़ें मेनली समझ में आई। एक ह्यूमस है, दूसरा जीवामृत है, तीसरा संजीवनी खाद है। हाँ, ये मैन है मतलब। लेकिन ये बनते कैसे हैं और थोड़ा इसके बारे में बताइए। रुक जाए, इधर आओ, पॉज कर दो।